हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू यूपीएससी इंट्रिकेसीज। आज हम टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करेंगे एंड वी गोना लुक अबाउट द नुआंसेस कि एक टॉपर को जब कोई क्वेश्चन नहीं आता फॉर एग्जांपल तो वो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से डील करता है, राइट। हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें लिखता है विच विल प्रूव एज अ वैल्यू एडिड मटेरियल, राइट। एंड तीसरी चीज़ कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, राइट। हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज अगर आप एंड तक नहीं देख रहे ये वीडियो को तो जो इसके आउटकम्स है हमारे एनालिसिस के वो आप नहीं जान पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड इनिशिएट आवर वीडियो। नाउ द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ टू एनालाइज टॉपर्स कॉपी। सो पहले इस व्हेन का आंसर करते हैं कि कब हमें टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करना चाहिए। So my recommendation or my suggestion is when you complete your 1 to 2 iteration, right, of your basic books. For example, अगर आप पॉलिटी का एक आंसर जज कर रहे हैं या एक आंसर को एनालाइज कर रहे हैं वो भी टॉपर का, तो आपको एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, राइट। तभी आप उसका जो बेस्ट बेनिफिट है वो आप उठा पाएंगे, राइट। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू एनालाइज टॉपर्स कॉपी, राइट। आज भी हम करेंगे, आई विल शो यू हाउ। लेकिन उससे पहले अगर आपको कभी लाइफ में आगे करनी पड़े, जो कि आपको करनी ही पड़ेंगी बिकॉज दीज टॉपर्स कॉपी आर द गोल्ड माइन, राइट। तो पहली चीज़ वी हैव टू फाइंड द टॉपर्स हुज राइटिंग स्टाइल अलाइन विद योर्स, राइट। अब देखिए देर आर 3 स्टाइल्स ब्रॉडली, इफ आई से देर आर 3 स्टाइल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आंसर बहुत ही कंटेंट ड्रिवन होता है, राइट। एंड जो उनका कंटेंट रहेगा वो बहुत ही हैवी रहेगा, राइट। इन डेप्थ नॉलेज है उन्हें। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स या कुछ टॉपर्स आई रदर से उनका आंसर कैसा रहेगा, क्रिस्प, राइट। वो बहुत ही लिमिटेड वे में लिखेंगे लेकिन उनकी नॉलेज की जो एक वो कह सकते हैं ना हम कि शार्पनेस वो बहुत ज़्यादा होगी। एंड थर्ड टाइप ऑफ पर्सनस आर, वो क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का कहीं एक स्टैंड अपना क्रिएट कर लेते हैं। वो कंटेंट भी लिख रहे हैं और कुछ जगह शार्प पॉइंट्स लिख रहे हैं, राइट। अब आपको खुद के लिए जज करना पड़ेगा कि आपका राइटिंग पैटर्न कौन सा है, राइट। अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ सो आई फॉलो दिस पैटर्न, राइट। इसी तरह से आपका भी कुछ पैटर्न हो सकता है, राइट, इन तीनों में से। आई विल ऑल्सो गिव यू सम एग्जाम्पल्स की पैटर्न किस तरह से या किन टॉपर्स के किस तरह के पैटर्न्स हैं, राइट। अब देखिए अगर मैं कंटेंट ड्रिवन की बात करूं तो शायद पिछले से 1 साल पहले के टॉपर मुझे याद आ रहे हैं, मिस्टर वसीम। शायद 7th रैंक था उनका, ऑल इंडिया रैंक 7, राइट। अगर आप उनकी कभी कॉपी देखेंगे सो इट इज़ वेरी कंटेंट हैवी, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप अक्षर जैन सर की कॉपी देखेंगे तो उन्होंने बहुत क्रिस्प पॉइंट लिखे हैं। बोथ आर द टॉपर्स, राइट, बट दोनों की अप्रोच अलग है। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ योर अप्रोच। एंड जो ये वाली अप्रोच है दोनों का क्लब, अगर आप इस साल के टॉपर मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आंसर दिखेगा उनका। सो नाउ यू हैव टू जज योर स्टाइल, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट दैट व्हाट वी नीड टू फोकस इन दिस टॉपर्स कॉपी, right. So we have to focus more on value addition material and the small nuances rather than the basic material. Why I had write this line that we need not to focus on the basic material? The very basic reason is क्योंकि जब तक आप मेंस लिखेंगे ना so it is for sure कि आपके पास basic material आपके पास काफ़ी available रहेगा. You have plethora of knowledge. So दिस थिंग्स नीड्स नॉट टू वरी अबाउट, ओके। तो आप उन वैल्यू एडिशन चीज़ों को नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे जार्गन्स होते हैं जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, राइट। आप उन्हें नोट डाउन करके रख लीजिए एंड यूटिलाइज दोज थिंग्स इन योर टेस्ट सीरीज आई कैन से, एंड अल्टीमेटली उसे एग्जाम में यूज़ कीजिए, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो देखिए आज हम 2 टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करेंगे, रैंक 1 ऑफ 2023 एंड रैंक 2, यानी मिस्टर आदित्य एंड मिस्टर अनिमेश, राइट। और हम इनके 4 आंसर्स कंपेयर करेंगे
एंड सेम क्वेश्चन कंपेयर करेंगे और हम डिफरेंस देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से उस आंसर को डील किया है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट द ट्रेडिशनल theatre form of India reflects the ideal and emotion of society and an individual's role in the community. Discuss with example. आप इसके सेगमेंट समझ पा रहे हैं क्वेश्चन के? एक तो है आइडियल एंड इमोशन पे बात करनी है थेट्रिकल फॉर्म्स की, और दूसरा इंडिविजुअल रोल इन द कम्युनिटी, और इसे एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करके आंसर लिखना है. दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, राइट. अब देखिए रैंक 1 ने इसे किस तरह से डील किया. उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि रिसेंटली रामलीला एंड मुदियत्तू वर रिवॉर्डेड एज एन अनटेंजिबल हेरिटेज एंड और ऑलरेडी दे आर इन यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट. सो अगर आप नोटिस करें तो एग्जाम जो टॉपर है, राइट, मिस्टर आदित्य, उन्होंने यहाँ पर एक करंट रेलिवेंस दे दी है. अब ये करंट रेलिवेंस जब एग्जामिनर ये चेक करेगा सो उसे कहीं ना कहीं खुशी होगी, बिकॉज यहाँ पर जो टॉपर है उसने बहुत स्मार्टली खेला है. उसने एग्जामिनर को बता दिया कि दैट सुनिए मेरी कॉपी देखिए और आपको इससे समझ आ रहा है कि मुझे इसकी करंट रेलिवेंस पता है, मुझे ये पता है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, राइट. इससे एक पॉजिटिव बायस जाता है हमेशा, बिकॉज यू आर वेल रेड पर्सन. ये चीज़ दिखाता है, राइट. उसके बाद इन्होंने पहले पार्ट को डील करा है, दैट आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी. सो वेल एंड गुड, ठीक है. इसमें इन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे. अब पॉइंट्स देखिए, एक इन्होंने लिखा है रामलीला, राइट. इट इज़ इन द व्हाट एपिक्स इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. रामायणा के बारे में लिख दिया. थिएटर ऑफ कृष्ण लीला, उसको इन्हें लव के साथ जोड़ दिया, राइट. रामम, इसे इमोशन ऑफ नेचर के साथ जोड़ दिया. अब आप अगर नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी बहुत यूनिक पॉइंट नहीं है. तो इट डिपिक्ट्स कि उन्हें बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बट ही डेल्ट इन अ वेरी फॉर्मुलेटेड मैनर, राइट. तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ टॉपर. अगर उसे कोई चीज़ कम भी आ रही है तो वो उतनी मिनिमम नॉलेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे गेन कर पा रहा है, राइट. तो अब देखिए उन्होंने पहले पार्ट को 4 पॉइंट्स में डील कर दिया, वेल एंड गुड, राइट. अब आगे देखिए जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था उन्होंने उसे भी उतनी ही ब्यूटी से डील किया, क्योंकि उन्होंने हेडिंग बना दी पहली, और एग्जामिनर के माइंड में ये फिट कर दिया कि मैंने क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स जो आपने पूछे थे उसे मैंने डील कर लिया है, राइट. आई हैड फुलफिल द डिमांड. तो उन्होंने क्या लिखा है, रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी. और ऐसी चीज़ अगर आप करें तो आपको समय भी नहीं लगेगा, बिकॉज क्वेश्चन से ही तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करा है, तो आपको हेडिंग सोचनी नहीं पड़ेगी ज़्यादा अगर आप इस वे से लिखेंगे तो, राइट. अगेन इसमें भी इन्होंने 4 पॉइंट लिखे. एंड लुक एट द नुआंसेस. उधर क्वेश्चन में पूछा गया था इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स, तो आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो उन्होंने स्टार्टिंग से एग्जाम्पल्स पे फोकस करा है, राइट. कृष्ण लीला, अगेन एग्जाम्पल. रामम, एग्जाम्पल. मुदियत्तू, एग्जाम्पल. लुक एट द ब्यूटी कि वो किस तरह से जो डिमांड है एग्जैक्टली उसे मीट कर रहे हैं. दैट्स वाई ही गॉट दैट एंड वी कैन से द ब्रिलियंट रैंक ऑफ रैंक 1, राइट. अब देखिए अगेन एग्जाम्पल्स. तो उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड को मीट करा एंड लास्ट में एक बहुत डिसेंट सा कंक्लूजन लिख दिया, दैट देयर बाय थिएटर्स ट्रेडिशनली वर अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, नीड टू प्रिजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन, राइट. तो अब देखिए वे फॉरवर्ड टाइप में इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया. सो एक ये आइडियल आंसर नज़र आ रहा है. अब देखिए आपको यहाँ पे नज़र ये भी आ रहा है कि उन्हें नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे ही इन्हें एक स्कोर प्रोवाइड करना है तो मैं इन्हें 4.5 से 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाऊँगा इस क्वेश्चन में, राइट. बिकॉज आप खुद ही अगर जज करें ऐसे क्वेश्चन को तो देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि 2 मार्क्स का इंट्रो और कंक्लूजन कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, राइट. 4 मार्क्स का एक पार्ट और 4 ही मार्क्स का दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का, राइट. अगर मैं इन्हें 2 में से 1 मार्क्स भी दूँ इंट्रो कंक्लूजन में, राइट, क्योंकि अच्छे हैं, इंट्रो कंक्लूजन डिसेंट है, और इसमें से मैं 2-2 भी दे सकता हूँ ना, क्योंकि 4-4 पॉइंट्स लिखे हैं. तो मैं एग्जामिनर को एक कंपल्शन में डाल रहा हूँ ऐसे आंसर लिख के कि आप मुझे एटलीस्ट 5 मार्क्स तो दीजिए, राइट. नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑफ द आंसर ऑफ अनिमेश, राइट.
तो अनिमेश जी ने किस तरह से आंसर को डील किया, एंड दीज आर द सिमिलर क्वेश्चंस, राइट, ताकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा पाऊँ दोनों की आंसर कॉपी। तो देखिए इन्होंने कैसे शुरुआत की है इसकी, दैट ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया मिरर्स द सोशियो कल्चरल, राइट, व्हाट, सोशियो कल्चर पैरेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी along with the strengthening the cultural heritage of the country. A decent intro. उसके बाद अब ये देखिए अगेन वैल्यू एडिशन पॉइंट। आप कभी भी डायग्राम बना रहे हैं, इट विल फेच यू 0.5 एक्स्ट्रा फॉर श्योर, राइट। तो वेल एंड गुड। उसके बाद अब आगे अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो उन्होंने भी पहले पार्ट को डील कर दिया बाय मेकिंग दिस हेडिंग 1 पॉइंट 2 पॉइंट। डोंट फोकस ऑन द कंटेंट, कंटेंट आपको मिल जाएगा, सो नीड नॉट टू वरी। आई विल टेल यू कि आपको जज क्या करना है, कि वो क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट किस तरह से काम करता है, राइट। हम वो एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इन्होंने भी एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करा है हर चीज़ को, तो यानी क्वेश्चन की डिमांड अभी तक मीट हो रही है। देखिए और पॉइंट्स लिखे हैं, अगेन एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, बट यहाँ पे देखिए जो सेकेंड पार्ट था इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी, उसको उन्होंने खाली इतने से पॉइंट में कंक्लूड कर दिया। सो अब आप मुझे खुद बताइए कि इन दोनों कॉपीज़ में अगर आपको स्कोर करना हो, राइट, तो ऑब्वियसली इन्हें ज़्यादा मार्क्स देंगे आप, राइट, फर्स्ट कॉपी को, और सेकंड को कम, क्योंकि उन्होंने एक पार्ट को एड्रेस बहुत ही कम किया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रैंक 1 ने उस चीज़ को ज़्यादा एड्रेस करा है। सो आप समझ पा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन की डिमांड को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन, एंड द सेकेंड लेसन इज़ व्हाट, वी हैव टू ड्रॉ सम डायग्राम्स, सम रेलिवेंट डायग्राम्स, ओके। सो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम जो एनालाइज कर पाए वो ये दोनों चीज़ें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम क्या एनालाइज कर पा रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, प्रोवाइड द अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा एंड ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया, राइट। दोनों सेम क्वेश्चन है। अब दोनों की इंट्रो पढ़ लीजिए एक बार। दैट सांची स्तूपा is an important stupa located in Madhya Pradesh and is based on the ideals of Buddhism. Decent intro, right? और इन्होंने क्या दे दिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, स्टैंड्स टॉल रिफ्लेक्टिंग द रिच वैल्यू, राइट। ये देखिए इन्होंने थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म में इसको इंट्रो को लेके चले गए बिकॉज ऑफ दिस ओनली वर्ड। दैट्स वाई आई से कि आप कुछ जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स होते हैं ना वो यही होते हैं। बस ये वर्ड देखने के बाद आपके भी मन में आया होगा कि कुछ तो एक्स्ट्रा लिखा है, और यही जो बायस रहता है ना, यही आपको एट द एंड वो 5 से 6 एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड कर देता है बहुत ही इजीली, राइट। अब देखिए रैंक 1 ने अगेन यहाँ पर डायग्राम बनाई है, सो +0.5, राइट। अब देखिए हिस्टोरिकल पूछा, हिस्टोरिकल को डील किया, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो पूछा गया उसे आंसर कीजिए, दैट्स ऑल। अगेन उसके कुछ पॉइंट्स लिख दिए, हाईलाइट करें, वेल एनफ, ठीक है, फेयर एनफ। उसके बाद सेकंड चीज़ जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, अगेन उसे डील किया, उसके कुछ पॉइंट्स लिख दिए, राइट। एंड द लास्ट थिंग इन द क्वेश्चन इज, और रेदर आई वुड से द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर, उसे बहुत ही मैट्रिकुलेटेड वे में यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हाईलाइट करें, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये कुछ, ये शायद बाकी नहीं लिखेंगे, तो उन्होंने हाईलाइट कर दिया। अगेन यहाँ पे रोमिला थापर, जब आप हिस्टोरियंस के नाम लिख रहे हैं यहाँ पर तो क्यों ना आपको वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, राइट, क्योंकि बाकी नहीं लिख रहे तो आपको मिलेंगे ना इस चीज़ के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वैल्यू ऐड करी जाती है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बुक्स में नहीं होंगी। अब आपने जैसे बाई चांस आज ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, अब आपके अगर नोट्स हैं तो आप उनमें ये चीज़ें ऐड कर लीजिए, राइट, ताकि जब भी आप आंसर लिखें तो अब आप भी ये चीज़ें ऐड कर लें। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज द टॉपर्स कॉपी। और आप वो जो कहते हैं ना गोल्ड माइन, वो यही चीज़ें हैं। ये जो बाकी का कंटेंट है दिस इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू, क्योंकि ये तो आपको वैसे भी आ जाएगा, राइट। सो ये चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए, राइट। देन लास्ट डिसेंट कंक्लूजन। अब देख लेते हैं अनिमेश जी ने कैसा लिखा है, राइट। उन्होंने भी पहली चीज़ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस लिखी है, एक डायग्राम बनाया, नॉट
आई वुड से रिक्वायर्ड, क्योंकि एक सांची स्तूपा को लोकेट करने के लिए एक डायग्राम नॉट रेलिवेंट एक्चुअली, बट स्टिल ठीक है। अब देखिए इन्होंने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस लिखी है, फेयर एनफ, आर्किटेक्चर लिखी है, फेयर एनफ, राइट, एक डायग्राम बना दी। अब देखिए आई विल सजेस्ट यू कि आप एक क्वेश्चन में एक ही डायग्राम बनाइए, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि आप, और ना ही टाइम होता है और ना ही स्पेस होती है, बिकॉज आई हैड रोट और एंड आई नो वेरी वेल कि वहाँ पे स्पेस नहीं होती है इतनी कि आप 2 डायग्राम्स बनाएं, क्योंकि जब भी आप 2 डायग्राम्स बनाते हैं ना, सो इट विल आई वुड से क्रिएट अ हैप्पैज़ार्ड, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरा आंसर लिख ही नहीं पा रहे। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या करा है। देखिए इसके तो 4 पॉइंट्स लिख दिए, अगेन वही इशू आ रहा है यहाँ पर भी। इन्फ्लुएंस फ्यूचर आर्किटेक्चर, डील तो करा है लास्ट पार्ट से, लेकिन उसको काफ़ी शॉर्टली डील कर दिया, राइट। अब देखिए अगर यहाँ पे वो 2 डायग्राम्स नहीं बनाते तो इनके पास यहाँ पे कुछ इतनी जगह होती और वैसे अच्छे से डील कर सकते थे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 2 डायग्राम्स इफ़ नॉट रिक्वायर्ड तो मत बनाइए, राइट। 1 डायग्राम इज़ इनफ। गॉट इट। तो देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि है ज्योग्राफी का। पहले दोनों हमने हिस्ट्री का डिस्कस कर लिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए द क्वेश्चन इज डिस्कस वाई द बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन देन द अरेबियन सी, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर द डिक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, राइट। अब देखिए साइक्लोन्स की बात है। अब ज्योग्राफी में एक तरह से इस चीज़ को हम इंक्लूड वैसे नहीं करते, क्योंकि बहुत प्रीडोमिनेंटली ये पार्ट है GS3 का, राइट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया। अब स्मार्टनेस देखिए टॉपर की, उन्होंने क्या लिखा है, इन द पास्ट 120 ईयर्स ओनली 14% साइक्लोन हैव ओरिजिनेटेड इन द अरेबियन सी एंड इन रेस्ट इन बे ऑफ बंगाल, राइट। तो उन्होंने एग्जामिनर को ये जता दिया अगेन कि आपने अगर GS3 से क्वेश्चन पूछा है तो मुझे समझ आ रहा है, राइट। और मैंने उसी तरह से इसका इंट्रोडक्शन में एक हल्के से बता दिया कि मुझे पता है कि GS3 का आंसर यहाँ पे किस तरह से को रिलेट किया जाता है। सो आप इंटरकनेक्टेडनेस देखिए GS1 और GS3 में, राइट। अगर मैं अभी भी इनको रैंक 1 को GS3 का अगर क्वेश्चन दे दूँ सेम साइक्लोन का, तो वो यही इंट्रोडक्शन देंगे, बिकॉज उन्होंने एक फिक्स पैटर्न बना लिया अपना साइक्लोन के लिए, ये इंट्रो। इस तरह से आपको भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपका टाइम सेव होगा। सो मेक योर रेडीमेड कंक्लूजन्स एंड इंट्रो फॉर फ्यू टॉपिक्स। सबके लिए तो नहीं कर सकते, बट जिनके लिए किया जा सकता है एटलीस्ट उनके लिए तो कर लें, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पहले जो क्वेश्चन की डिमांड थी अगेन मीट करिए। अब आगे देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी डायग्राम बना दी है। अगर आप नोटिस करें तो उन्होंने एक कंसेप्ट समझाया है कि साइक्लोन डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अरेबियन सी के, अगर यहाँ पे अरेबियन सी में आते हैं तो वो कोस्ट के साथ साथ डिफ्लेक्ट होते हैं, बट इन केस ऑफ बे ऑफ बंगाल वो डायरेक्टली हिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, सो इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। अगेन यहाँ पर भी उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, फेयर एनफ। अब देखिए आते आते लास्ट में उन्होंने अगेन एग्जाम्पल लिख दिए। सो इट शोज़ दैट द टॉपर्स वुड कोरिलेट देयर सब्जेक्ट्स टू आंसर अ पर्टिकुलर डोमेन। वो चाहते तो नहीं लिखते, कोई ऐसे एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना, बट उन्होंने लिखा बिकॉज इसी से एग्जामिनर के मन में वो बायस आएगा कि नहीं, दिस पर्सन हैड द कैपेबिलिटी कि वो बहुत सारी चीज़ों को इंटर रिलेट करके देख पाता है, राइट। वो जो हॉलिस्टिक नेचर का इन्हें एक ऑफिसर चाहिए वो यहीं से नज़र आता है। गॉट इट। तो आपको भी इंटरकनेक्टेडनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये कॉन्शियसली आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। गॉट इट। नाउ ही ऑल्सो एड्रेस द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगेन। उसके भी उन्होंने 4 पॉइंट्स लिख दिए, अ डिसेंट कंक्लूजन। सिमिलरली अनिमेश जी ने अगेन उन्होंने भी अगेन वही चीज़ करी है। उन्होंने भी दिखाया कि मुझे पता है ये GS3 का एक क्वेश्चन बन सकता है जो इसका पहला पार्ट है, तो उसी तरह से उन्होंने भी इंट्रो दिए
About 75% of the India's coastline is prone to cyclone, with 10% of the world's cyclone, right, concentrated in India, with higher frequency in Bay of Bengal. बिल्कुल अलाइनिंग है, राइट, क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर रहा है और उन्होंने अपनी GS3 की नॉलेज यहाँ पर फ्लॉन्ट कर दी. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द आंसर्स ऑफ द टॉपर्स, जो आपको यहाँ से जज करनी चाहिए. अब ये नहीं कि आपने यहाँ से ये इंट्रोडक्शन उठा लिया, ओके ठीक है, आप अगर लर्न करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट. आप अपने फॉर्मुलेट कीजिए, अगर कहीं कुछ ज़्यादा अच्छा दिख जाए तो उसे नोट कर लीजिए, बट ये चीज़ नोटिस कीजिए कि वो किस तरह से खेल रहे हैं. एक एग्जामिनर की साइकी से आप देखिए ना, क्योंकि एग्जामिनर के सामने ये शीट जाएगी खाली, और ये पढ़ने के बाद अगर जैसे मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने GS3 को यहाँ पर इनकलकेट किया, उसी तरीके से एग्जामिनर को भी होगा और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा. गॉट इट. अब देखिए, इन्होंने भी पहले पार्ट को डील करा इस क्वेश्चन में, फेयर एनफ, अच्छे से करा, एग्जाम्पल्स लिख दी. आगे देखिए, अगेन सेकंड पार्ट पे इन्होंने भी सेकंड पार्ट को इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डील कर लिया, क्योंकि लिख दिया, हेडिंग्स अलग से बना के लिख दी हैं, तो इससे आप एग्जामिनर को बस दिखा रहे हो कि हमने जो डिमांड है उसे मीट कर लिया इस क्वेश्चन में भी. एंड आई वांट टू टेल कि एग्जामिनर कभी भी आपके आंसर्स इस तरह नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है यार, वो आंसर इसी तरीके से पढ़ेंगे. है समझ? जैसे अगर मुझे ये पैराग्राफ पढ़ने, ये 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा एज एन एग्जामिनर. मैं पढ़ूंगा, ओके लो प्रेशर की बात करिए, मैं स्क्रीन हाइट की बात करिए, विंड शेयर, ओके वेल एंड गुड, जेट स्ट्रीम की बात होगी, डिस्पर्स डिप्रेशन की बात होगी, जूलियन ऑसिलेशन की बात होगी, सारे कीवर्ड्स दिख गए. सो डेफिनेटली आई वुड गिव दिस पर्सन दैट 2 marks फॉर दिस सब सेगमेंट. एंड इन द सिमिलर वे अनिमेश जी ने भी वही चीज़ें लिखी हैं. जैसे देखिए ICTZ उसको रिप्रेजेंट कर दिया, देख लीजिए, अब इम्पोर्टेंस बढ़ गई इस डायग्राम की और ये रेलिवेंट नज़र आ रही है यहाँ पर, राइट. उसके बाद देखिए अगेन हाई विंड शेयर एंड टेम्परेचर. अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हैं तो रैंक 1 हेडिंग्स के साथ काम नहीं कर रहा है जनरली, राइट. एंड रैंक 2 की कॉपी में अगर आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पर बहुत सारे हेडिंग्स हैं. एंड आई विल प्रेफर कि अगर आप हेडिंग बना पाएँ, राइट, तो आप बनाइए, ज़रूर बनाइए, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको जो आई स्ट्रेन है वो कम होगा. अब देखिए मुझे खाली यहाँ पे ये पढ़ना है, पोजीशन ऑफ ITCZ, राइट. मैं आगे का पढ़ूँ ना पढ़ूँ मुझे पता है, अगर कोई मेंस लिख रहा है तो उसे नॉलेज होगा, तो मैं इसे छोड़ भी दूंगा तो कोई बुराई नहीं है, राइट. एग्जामिनर भी इस तरह से ही सोचेगा वहाँ पर. अगेन यहाँ पे हाई विंड शेयर, टेम्परेचर, गॉट इट. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, दैट इज़ रिगार्डिंग सोसाइटी GS1 में. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन is an important aspect in constructing the argument for regionalism. Explain with example. Again, the beauty of this topper answer is that again current affair को इन्होंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मणिपुर वायलेंस का केस हो ही रहे थे, तो उन्होंने इसे इंक्लूड कर दिया उस टाइम में, राइट. अगेन अगर यहाँ पर नोटिस करें हम अनिमेश जी की आंसर कॉपी में, तो उन्होंने अंबेडकर जी का यूज़ करके अपने आंसर को शुरुआत दी है, राइट. और ये प्रीफिक्स होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे एट द टाइम सोच लिया. कभी भी जो ऐसी चीज़ें होती है ना, ये प्रीफिक्स होती हैं. तो कभी भी अगर आपको अब रीजनलिज्म का क्वेश्चन आ रहा है और आप इस तरह से कॉपी पेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट. एंड इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप कभी भी किसी हिस्टोरियन या किसी एक थिंकर की बात लिखते हैं तो आपके आंसर में जो वो वैल्यू होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है उस चीज़ की. गॉट इट. सो आप अगर आपने ध्यान से नोटिस करा हो, हम जो पिछले आंसर भी डिस्कस करें, तो उसमें हमने क्या नोटिस करा कि करंट अफेयर से शुरुआत की जा रही है इंट्रो की, या तो फिर बहुत ही सटल वे में एक डेफिनेशन, राइट, या फिर किसी की सेइंग से. सो आपको इंट्रोडक्शन के कुछ सेट पैटर्न समझ आ रहे हैं, वेज समझ आ रहे हैं. फर्स्ट इज़ करंट अफेयर, या तो एक जनरल डेफिनेशन हो सकती है, या तो फिर किसी थिंकर की सेइंग, राइट. दीज आर द बेस्ट वेज. गॉट इट. अब देखिए ये एक इनोवेटिव चीज़ है जो आप बहुत सारी चीज़ों में अब कर सकते हैं. अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ रीजनलिज्म दिखा दिया. ये आपको हर बुक में मिल जाएगा. अगर आप कभी भी सोसाइटी की प्रिपरेशन करेंगे, सो यू विल केम टू नो कि हर एक बुक में जहाँ पर भी रीजनलिज्म का टॉपिक लिखा होता है
उसमें लिखा होता है अलग से एक सेगमेंट बना के, दैट एवोल्यूशन ऑफ रीजनलिज्म, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए इन्होंने स्मार्टली उसे किस तरह से यूज़ कर लिया अपने आंसर में, फ्लो चार्ट बनाया और लिख दिया। क्या है ये? बहुत सिंपल चीज़। थ्रेट टू कल्चर, लाइवलीहुड, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रियलिटी बाय थर्ड पार्टी, रिसेंटमेंट एंड रीजनलिज्म। एक एवोल्यूशन है बस, जनरल एवोल्यूशन, लेकिन इम्पैक्ट डालेगी एग्जामिनर पे, एंड 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा। एंड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, राइट, यही जो 0.5 मार्क्स हैं, दैट इज़ द प्री रिक्वायर्ड। गॉट इट? अब देखिए अगेन डिमांड, देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो पूछा गया वो बताया गया। अगेन अब जैसे यहाँ पे इन्होंने खाका कमेटी की बात कर ली, दिस इज़ अ वैल्यू एडिशन, क्योंकि जनरली एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इस कमेटी के बारे में ज़्यादा पता होता है एज़ कंपेरिजन, राइट। तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हैं कभी भी अगर आपको अब रीजनलिज्म का क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो ये चीज़ें आप पिक कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक और माइन्यूट चीज़ बताता हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी कहा है कि विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप इनकी कॉपी पे नोटिस करें तो उन्होंने हर चीज़ के बाद एग्जाम्पल लिखी है, राइट। नागालैंड, गोरखालैंड, बोडोलैंड, राइट, मुंबई आमची, राइट, सॉइल ऑफ सन के लिए, क्योंकि मुंबई में देयर इज़ अ ट्रेंड ना कि मुंबई की जॉब्स मुंबई को ही मिलनी चाहिए, या महाराष्ट्र की, राइट। तो अब देखिए जो स्मार्टनेस है वो आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वहाँ पे एक जो टॉपर है उन्होंने ये पॉइंट नहीं सोचा होगा लिखने से पहले, उनके माइंड में पहली चीज़ जो आई होगी दैट इज़ द एग्जाम्पल। उनको नागालैंड की एग्जाम्पल याद आई तो उन्होंने उसका पॉइंट बना के लिखा, क्योंकि आप कभी भी पॉइंट सोच के उसकी एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हैं जीएस में। कभी नोटिस अगर आपने ध्यान से करा हो या आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी किसी क्वेश्चन को निकालिएगा जिसमें एग्जाम्पल से आपको सब्सटैंशिएट करना है, ऐसे क्वेश्चन में पहले पॉइंट लिखना और उसके बाद एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करना, इट विल टेक अ टोल ऑफ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू विल ट्राई टू थिंक अबाउट द एग्जाम्पल फर्स्ट, तो उसके बाद पॉइंट जो लिखना होगा ना वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ का यूज़ किया, एंड इट इज़ अ पैटर्न। वो बोलते हैं ना सेट पैटर्न्स, कि इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लिख दिया तो हमें सोचना कम पड़ा। वो यही चीज़ें हैं, ये एक वे है कि आप पहले एग्जाम्पल सोचिए उसके बाद अपने पॉइंट्स लिखिए। गॉट इट? देखिए इन्होंने भी अगेन मूवमेंट्स के नाम लिखे हैं, जैसे वो अपना उनका एक राइटिंग पैटर्न है, आपने समझ आ ही गया होगा अब आपको कि वो राइटिंग किस तरह से लिख रहे हैं, हेडिंग्स बना बना के। और यहाँ पर ये हेडिंग्स नहीं बना रहे, तो मैं इसी की बात कर रहा था कि आपका राइटिंग पैटर्न क्या है। आपका दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, राइट। सो फाइंड योर राइटिंग पैटर्न फर्स्ट। गॉट इट? अब देखिए इन्होंने डील कर दिया क्वेश्चन को, वे फॉरवर्ड लिख दिया एक, इन्होंने भी डील कर दिया। अब देखिए कंटेंट आपको मिल जाएगा विद टाइम, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अब आपने न्यूएंसेस देखे कि एक टॉपर किस तरह से सोचता है, जहाँ पे उसे इवन क्वेश्चन आता भी नहीं है तो वो जनरलिस्टिक पॉइंट्स को भी इतना फॉर्मुलेट करके लिख रहा है कि एक बार ओवरव्यू अगर लिया जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं इस पर्सन को नहीं आता। गॉट इट? तो आपको फॉर्मुलाइज करना सीखना है, उसको एक सिमिट्री में लिखना सीखना है। सिमिट्री नॉट इन द सेंस ऑफ कि राइटिंग में सिमिट्री आनी चाहिए, नो, सिमिट्री ऑफ थॉट, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट what are the 5 major learnings which we got from this analysis. So first thing is that hit the demand of the question. आपने दोनों टॉपर्स की कॉपी देखी, आपने खुद भी एनालाइज करा होगा और आपको समझ आ रहा होगा कि टॉपर्स ने वही चीज़ें लिखी हैं जो एग्जैक्टली पूछी गई हैं। दे डोंट बीट अराउंड द बुश। गॉट इट? नाउ द सेकेंड थिंग इज or rather the second learning is draw one diagram per question. Why I am saying per question is that कि अगर आपका mindset इस तरह से है कि मुझे 20 के 20 जो क्वेश्चन आते हैं एक जीएस में, मुझे 20 में 20 डायग्राम्स बनानी है, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं ना, सो बिलीव मी एट द एंड ऑफ दैट एग्ज़ाम आप 14 to 15 डायग्राम्स ही बना पाएंगे। लेकिन अगर आप सोच के ही इतने जा रहे हैं कि मुझे 14-15 डायग्राम्स बनानी है, सो दैट नंबर विल रिड्यूस्ड टू आई वुड से 9 to 10। सो इसलिए सोच के तो ये चाहिए कि मुझे 20 डायग्राम्स बनानी है,
तो एट लास्ट आप 14 to 15 डायग्राम्स बना देंगे और हर डायग्राम विल ऐड 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा. कीप दैट इन माइंड. उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग कीजिए. समझे? नाउ द अनदर लर्निंग इज इंटरलिंक विदाउट लूजिंग द एसेंस. नाउ व्हाट इज दिस विदाउट लूजिंग द एसेंस? अब देखिए, जैसे हमने वहाँ पे एक GS3 वाला डिस्कस करा था कि कैसे GS1 में GS3 को इंक्लूड करा, लेकिन उन्होंने GS3 की टर्मिनोलॉजी जो कि ज्योग्राफी की है उसके साथ इंटैक्ट रहे, बट GS3 के वर्ड्स को स्प्रिंकल करा. ये आपने नोटिस करा वहाँ पर कि जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो ज्योग्राफी की चल रही हैं, लेकिन एग्जाम्पल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एग्जाम्पल दे दी. तो वो कितना स्मार्टली स्प्रिंकल कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट में. तो यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि व्हाट इज़ द कोर सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा और द सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू इंटरलिंक. अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो जो मेन थीम रहेंगे या मेन टर्मिनोलॉजीज रहेंगी वो ज्योग्राफी की रहेंगी. सिमिलर इन द केस ऑफ एथिक्स. अगर एथिक्स का क्वेश्चन है तो आप उसे एथिकल वर्ड्स लिखेंगे वहाँ पर. आप अगर जनरलाइज एक आंसर लिख रहे हैं, जनरल आंसर लिख रहे हैं, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे. गॉट इट? सो इंटरलिंक विदाउट लूजिंग द एसेंस. नाउ द फोर्थ लर्निंग इज फाइंड योर ओन राइटिंग स्टाइल. राइट? अगर आपको अपना राइटिंग स्टाइल पता है उसके बाद ही आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर पाएंगे. अगर आप कॉपी करने की एक कोशिश करते रहेंगे कि मैं बस कॉपी कर लूँ किसी टॉपर को, तो आप अपना राइटिंग लूज़ कर देंगे. आपको समझ ही नहीं आएगा एट लास्ट कि मैंने इम्प्रूव कहाँ करा. सो फाइंड योर वे फर्स्ट. एंड द लास्ट लर्निंग इज मेक एज मच सब पार्ट एज पॉसिबल. एंड वाई आई एम सेइंग दिस कि हमें सब पार्ट्स बनाने चाहिए. आपने नोटिस करा होगा टॉपर्स का भी, एंड स्पेसिफिकली जो रैंक 1 की कॉपी थी उन्होंने बहुत सारे सब सेगमेंट्स बनाए थे एक क्वेश्चन में. उससे होता ये कि अब आपने अगर एक सब पार्ट बना लिया तो उसको डील करना इजी हो जाएगा. आप एक सब सेगमेंट में 2 से 3 पॉइंट ईजिली सोच पाएंगे. बट अगर आप ब्रॉडली ये एक ही थीम में लिखते जा रहे हैं तो हमेशा आपके पास पॉइंट सोचने की जो एक लिबर्टी होती है ना, वो कम हो जाती है. यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो. कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, एक बारी उसे तोड़ के लिखिएगा सब पार्ट्स में और एक बारी एक ऐसे के फॉर्मेट में लिख दीजिएगा. यू विल केम टू नो कि जब आप इस तरह से लिख रहे हैं ना सब सेगमेंट्स बना के, तब आपके पास आपके दिमाग जो है वो इजीली उस चीज़ को प्रोसेस कर पा रहा है कि इस सब सेगमेंट में 1-2 पॉइंट तो मुझे पता है एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड एट लास्ट. राइट? सो ये वाला जो चीज़ है ना कि सब पार्ट्स बनाना, इट कम्स विद प्रैक्टिस. आपको सब पार्ट्स बनाने हैं while meeting the demand of the question. Got it? So these are the 5 major learnings. इसके अलावा I will also give you some additional tips, that bring out the contemporary relevance in intro itself. कुछ लोग होते हैं वो conclusion में लाते हैं, right? कुछ लोग होते हैं बीच में कुछ contemporary लिख रहे हैं. लेकिन अगर आप introduction में लिख रहे हैं ना, so examiner को आप जता रहे हैं कि I am smart enough, I know कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है मुझे. सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है. राइट? एंड द सेकेंड एक्स्ट्रा टिप इज़ दैट यूज़ jargonious लैंग्वेज फॉर द कंक्लूजन. व्हाट इज़ दिस jargonious लैंग्वेज? आपने कभी जैसे कोई टर्म सुनी हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, राइट? इस तरह की कोई टर्म अगर आपने सुनी हो तो आप इसे लिखिए, अपने आंसर में इंक्लूड कर दीजिए. राइट? इसके अलावा अमृतकाल. राइट? हम अभी अमृतकाल में हैं क्योंकि हमें 2047 तक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना है. तो इसे आप यूज़ कीजिए. इट विल ऐड द वैल्यू इन योर आंसर. राइट? एंड फॉरमोस्ट मेक और आई कैन से रेडी योर प्री मेड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन. जैसे हमने यहाँ पे देखा था व्हाट कि उन्होंने अनिमेश जी ने रीजनलिज्म को अंबेडकर जी की लाइन से इंट्रोड्यूस करा. एंड बिलीव मी, उन्होंने ये चीज़ उस टाइम तो नहीं सोची होगी, ये उन्होंने पहले से रेडी करके रखी होगी कि कभी भी मुझे रीजनलिज्म का क्वेश्चन दिखेगा तो मैं उसे अंबेडकर जी की सेइंग से इंट्रोड्यूस करूँगा. सो यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस कि आप हर एक टॉपिक का जो भी सिलेबस में दिया गया उसके कुछ सेट इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन प्रिपेयर कर लीजिए.
बस रोज़ आपको कहीं पे भी अच्छा दिखे तो नोट कर लीजिए, कुछ भी नया दिखे, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़, या जैसे मैंने आपको कहा ये जो जार्गन्स थे, राइट, जैसे मैंने ये लिखा एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह के जार्गन्स आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे या करंट अफेयर मैगजीन में भी इवन मिल जाएंगे आपको. सो कैप्चर दीज थिंग्स, राइट. एंड आई होप कि अब आपको एक टॉपर कॉपी को एनालाइज करना आ चुका होगा अभी तक, और इन लर्निंग के साथ आई विल टेक a leave from you all. So thank you very much for your patient listening, and I hope you had enjoyed this session. So thank you very much. And if you like this session, so also subscribe my channel to motivate to make more such videos. So thank you.